Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Rajdeep, your physics teacher, and today we are going to start a book of BSc third year whose name is Electronics, and its first chapter is Circuit Analysis यानी कि परिपथ विश्लेषण। आपको पता ही है एज यूजुअल BSc थर्ड ईयर में भी आपका जो पेपर है ये 45 मार्क्स का होएगा। इट मीन्स 45 मार्क्स के आपके 3 पेपर्स होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। ये आपका पेपर थर्ड है BSc थर्ड ईयर का, और इस बुक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमने जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया उस चैप्टर का नाम है सर्किट एनालिसिस यानी परिपथ विश्लेषण। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक आप 12th क्लास में ऑलरेडी रीड कर चुके हो, जैसे कि ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया, वहाँ पे हम ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बट ये उसका एडवांस है, इसमें कुछ नई टर्म्स आएंगी, नई थ्योरम्स आएंगी, जिसके हेल्प से हम कॉम्प्लिकेटेड से भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशंस देखनी है, कुछ परिभाषा देखनी है, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कोई टर्म्स में अगर बोल दूंगा तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो टर्म्स हैं। नेटवर्क, इसको हिंदी में कहते हैं जाल। आपने जैसे कुछ भी बना दिया यहाँ पे, जैसे एक रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, ओके, इनको आपने कनेक्ट कर दिया या कनेक्ट नहीं किया, या आपने बैटरी लगा दी या आपने बैटरी नहीं लगाई, सर्किट क्लोज है या अनक्लोज्ड है, तो उस बेस पे वो सारी चीज़ें क्या होती है, नेटवर्क होता है या जाल होता है। अब इसमें ये देखो, आपको ज़रूरी नहीं कि इसको क्लोज करना है, ये अगर ओपन भी है, इसमें 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है, एलिमेंट मीन्स कि वो कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, बैटरी कुछ भी हो सकता है, तो वो कितने मर्जी हो या थोड़े से हो, सर्किट क्लोज हो या अनक्लोज हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेटवर्क होते हैं, जाल होता है। यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट होना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ सर्किट, जिसमें एक तो है एक्टिव और एक है पैसिव। हिंदी में इसको कहते हैं निष्क्रिय और सक्रिय। यानी कि अब आप सोचो कि सक्रिय कैसे हो सकता है, निष्क्रिय कैसे होता है, यानी कि एक्टिव कैसे होता है और पैसिव कैसे होता है। सिंपल है, अगर हम यहाँ पे कोई सर्किट है और हमने उसमें यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया है, तो करंट फ्लो होएगा। करंट फ्लो होएगा, इट मीन्स कि एक्टिव है। और सपोज करो यहाँ पे हमने एक की लगा दी, तो अब बताओ इसमें करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो इट मीन्स ये पैसिव है, निष्क्रिय है। या फिर अगर आपसे आप बैटरी हटा देते हो, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक कैपेसिटर है, ये सर्किट बना दिया आपने, बट यहाँ पे बैटरी नहीं है। बैटरी नहीं है तो इट मीन्स क्या है कि ये पैसिव है, निष्क्रिय है। तो इस टाइप से हमारे 2 टाइप के नेटवर्क होते हैं, एक्टिव और पैसिव, यानी सक्रिय और निष्क्रिय। अगर बैटरी है, बैटरी का मतलब होता है कि उसमें सोर्स है। सोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं वोल्टेज सोर्स, एक होता है करंट सोर्स, एक होता है विद्युत सोर्स, विभवांतर सोर्स स्रोत, और एक होता है धारा स्रोत। तो इसके सिंबल देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कुछ इस टाइप का है, पोटेंशियल सोर्स है, तो वो होएगा आपका विभव सोर्स। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, करंट सोर्स। तो ये 2 टाइप के सोर्स आपको याद रखने हैं, ये सर्किट में अप्लाई होंगे। कहीं पे वो वोल्टेज सोर्स लगाएगा, कहीं पे वो करंट सोर्स लगाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें टॉपिक में क्या है। फिर यहाँ पे एक वर्ड आदर्श वोल्टेज स्रोत, यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो ये क्या है, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बता देता हूँ। आइडियल
आपको पता ही है 12th क्लास में आपने ये देखा था कि कोई बैटरी होती है, उसके साथ कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होता है। वैसे हम मानते हैं कि बैटरी के अंदर ही क्या है, उसका आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस, वैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है बट ये होता है बैटरी के अंदर ही है, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो हम उसको कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, यानी ये वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो। इसका ज़ीरो होने का मतलब ये है कि जितनी वोल्टेज यहाँ से क्रिएट हो रही है ना, उत्पन्न हो रही है, उतनी आगे लोड के ऊपर सप्लाई होनी चाहिए। जैसे आगे जाके यहाँ पे कोई लोड है, मान लो ये कोई लोड है, तो इस पर क्या है, जितनी वोल्टेज दे रहा है उतनी वोल्टेज के ऊपर पहुँच गई तो उसको हम कहते हैं आइडियल। आइडियल में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका क्या होना चाहिए, स्मॉल आर क्या होना चाहिए, उसका ज़ीरो होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर अपने यहाँ पे कोई लोड है तो उस पर जो वोल्टेज है ना वो बदलनी नहीं चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। ये ना हो कि अभी वोल्टेज कुछ और है, बाद में उसको धीरे धीरे कुछ और मिलने लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली बोलो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कोई भी बैटरी लगाते हैं वो थोड़ी देर अपना जो आउटपुट देती है, जो पावर देती है, वो धीरे धीरे डल होती जाती है, डिम होती जाती है, क्योंकि बैटरी की भी लाइफ होती है। न्यू बैटरी आपको पता ही है अच्छा आउटपुट देगी, बट बैटरी को जैसे यूज़ कर लोगे काफ़ी देर तक, फिर उसका आउटपुट धीरे धीरे लेस होने लगता है। तो आइडियल कुछ होता नहीं है, हम ये मानते हैं, बस कैलकुलेशन में हम आइडियल मान लेंगे, बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं कभी जीरो नहीं होता, ये इसकी कोई ना कोई माइनर वैल्यू होती है। अब आते हैं इसमें एक और है, इसमें एक और है आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स देख लेते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है। अब इसमें देखो करंट का फ्लो किस तरफ होएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो लोड है, क्या इसको पूरा करंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। यहाँ पे डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आइडियल कब मानेंगे इसको, आइडियल तब मानेंगे जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि ये जो सर्किट है यहाँ से ब्रेक हो, ओपन हो, यानी कि यहाँ से करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होना चाहिए। जितना करंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है या फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इस लोड को मिलना चाहिए, इसको हम कहते हैं आइडियल। बट एक्चुअल में आइडियल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। प्रैक्टिकली जो होता है, इसका जो करंट होता है वो पूरा का पूरा कभी लोड को नहीं मिलता। दूसरी चीज़, करंट जो मिल रहा था वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो धीरे धीरे डल होता जाता है जैसे वोल्टेज डल होती जाती है। तो आइडियल में हम ये मानते हैं कि जो करंट हम दे रहे थे t=0 टाइम पर, तो t=t टाइम पे भी उतना ही करंट मिलना चाहिए। बट प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता। करंट जब हम जितना देते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यूज़ कम होती जाती है, डल होती जाती है। तो ये था हमारा आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है। करंट सोर्स मैंने बता दिया आपको। अच्छा, इसके बाद है आंतरिक प्रतिबाधा। आंतरिक प्रतिबाधा मैंने आपको यहाँ बता दी थी कि ये जो होती है, यहाँ पे मैंने इसको बोला था इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन आपको पता ही है रेजिस्टेंस खाली आर नहीं होता, और भी कुछ टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, एक टाइप के रेजिस्टेंस ही होते हैं। और रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता ही है, इस टाइप से सिंबल होता है, ये सी होता है, ये एल होता है, ये आर होता है। तो इनको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। यानी कि प्रतिबाधा की टाइप है ये, इम्पीडेंस के टाइप है ये कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, दीज आर द टाइप ऑफ इम्पीडेंस। यानी कि ये संधारित्र और एल और प्रतिरोध, ये आपके क्या है, आपके प्रतिबाधा के प्रकार हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे इंटरनल जो रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, इम्पीडेंस वर्ड यूज़ करना है, प्रतिबाधा यूज़ करनी है। तो अगर प्रतिबाधा यहाँ पे 0 है, प्रतिबाधा को डिनोट करते हैं हम Z से। तो अगर Z इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं कि वो हमारा वोल्टेज सोर्स क्या है, आइडियल है। जबकि करंट सोर्स में आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस आपका क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि सर्किट क्या हो, ब्रेक होना चाहिए, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, यानी कि टूटा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि आइडियल करंट सोर्स है। तो आपको पता चल गया कि इम्पीडेंस क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं। हमने जो 12th क्लास में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा था, करंट रेजिस्टेंस के बारे में और कैपेसिटर के बारे में और इंडक्टर के बारे में, बट इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे आप, इम्पीडेंस बोलोगे आप। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, अनंत इनफाइनाइट प्रतिरोध समांतर क्रम। तो ये मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे जो अपने पास आइडियल करंट सोर्स होता है उसमें जो प्रतिरोध होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ये इसके डायग्राम ना रखें समझाने के लिए कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे करंट सोर्स है, यहाँ पे ये इम्पीडेंस है, यहाँ पे इम्पीडेंस है। ये इम्पीडेंस कहाँ है, ये इम्पीडेंस आपका सीरीज में लगा हुआ है, ये इम्पीडेंस आपका पैरेलल में लगा हुआ है। अगर इस इम्पीडेंस की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि ये जो करंट ये वोल्टेज सोर्स है या विभव स्रोत है, ये आपका क्या है, आइडियल है, आदर्श है। और अगर यहाँ पे ये इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो जाए तो हम कहते हैं करंट सोर्स क्या आपका आइडियल करंट सोर्स है। तो ये इसके टाइप्स हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको कभी भी इंटरनल वर्ड यूज़ करना तो ध्यान रखना कि वोल्टेज सोर्स के तो वो सीरीज में माना जाएगा और करंट सोर्स के वो पैरेलल में माना जाएगा। प्रैक्टिकली बात करें तो ZL यहाँ पे क्या है, लोड इम्पीडेंस है। लोड इम्पीडेंस क्या होता है, तो लोड इम्पीडेंस क्या होता है, जैसे हमारा जिस पे लोड ले रहे हैं, जैसे कि पंखा हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, AC हो गया, ये सब लोड ही होते हैं। तो यहाँ पे ये लोड है जिस पे हमने जो क्या ले रहे हैं, यहाँ से वोल्टेज ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, वोल्टेज सोर्स से। और ये करंट ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, करंट सोर्स से। ये आपको पता ही है, VS इक्वल्स टू IS इंटू ZS। ये क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में आप क्या लिखते थे, V इक्वल्स टू IR राइट करते थे। लेकिन अब आपको R तक भी बोलना ही नहीं है, ठीक है ना। अब आपको कंबाइंड फॉर्म में इसको क्या बोलना है, इम्पीडेंस, यानी कि Z बोलना है आपको इसको। तो Z की फॉर्म में क्या बनेगा, ये VS इक्वल्स टू IS ZS। यहाँ पे S क्या है, सोर्स है। अब आते हैं कुछ टाइप्स देखते हैं इम्पीडेंस के। पहला है रेखीय प्रतिबाधा, यानी कि लीनियर इम्पीडेंस। तो रेखीय मतलब ये हो गया कि अगर आपका I और V का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट आ रहा है, जैसे ओम्स लॉ में आता था, तो हम किसको कहते हैं, रेखीय प्रतिबाधा, यानी कि लीनियर इम्पीडेंस। अब ये ग्राफ स्ट्रेट कब होता था, जब ये ओम्स के नियम को वैलिडेट करते हैं या उसको सेटिस्फाई करते हैं। यानी ओम का नियम अगर सत्यापित होता है तो हम कहते हैं कि आपका ग्राफ क्या आएगा, एक रेखीय आएगा, लीनियर आएगा, और इसका जो रेजिस्टेंस होगा, या अब हम बोलेंगे क्या, प्रतिबाधा, यानी कि इसका जो इम्पीडेंस होएगा वो क्या होएगा, रेखीय होएगा, यानी लीनियर होएगा। तो अगर ये ग्राफ आपका स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा बाउंड हो रहा है तो वो रेखीय नहीं होगा। यहाँ पे अलग अलग टाइप से आपके फॉर्मूले दे रखे हैं ओम्स लॉ के। तो ये एक्चुअल में क्या है, E इक्वल्स टू RI लिख रखा है, बट E यहाँ पे वोल्टेज है, तो हम इसको कैसे रीड करते हैं, V इक्वल्स टू IR से। ये कब लगाना होता है, जब रेजिस्टेंस होता है। अगर सर्किट में इम्पीडेंस है तो आपको क्या लिखना है, इसको इजी वे में लिख देता हूँ, V इक्वल्स टू LdI/dt।
यहाँ पे डी डेरिवेशन क्यों है, क्योंकि पता ही है इम्पिडेंस में क्या होता है, करंट कम ज़्यादा होता है, उसका रेट बदलता है, इसलिए यहाँ पे डी आई ओवर डी टी आया है। इसी तरह कैपेसिटर के लिए आपको पता ही है V इक्वल्स टू क्या होता है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ करंट। तो ये आपके 12th क्लास के टॉपिक थे जो मैंने इससे मैच करा दिए हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसके बाद है द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाईपोलर इम्पिडेंस। बड़ा सिंपल सा मीन है इसका कि अगर मान लो कोई ऐसा इम्पिडेंस है जिसको अपने पलट दें, जिसको चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो कोई फर्क ना पड़े, उसको हम कहते हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा यानी बाईपोलर इम्पिडेंस। इसके बाद आते हैं ब्रांच, शाखा के ऊपर। तो शाखा क्या होती है, जैसे को पता ही है पेड़ की शाखाएं होती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है शाखाएं बना रखी है मैंने। यहाँ पे 4 शाखाएं हैं, एक तो है मान लो ए बी, एक है बी सी, एक है सी बी डी, एक है बी ई। तो ये शाखाएं होती हैं। शाखाओं पे आप कुछ मर्जी लगा सकते हो, रेजिस्टेंस लगा सकते हो, कैपेसिटर लगा सकते हो, इंडक्टर लगा सकते हो, बैटरी लगा सकते हो, ये सारी की सारी क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए संधि या नोड। तो ऐसा पॉइंट जिस पे 2 ब्रांच आके मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं, 2 शाखाएं मिल जाएं उसको हम कहते हैं नोड कहते हैं। यहाँ पे बी एक नोड है। एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है ऐसे। तो यहाँ पे आपको कितने नोड दिख रहे हैं, 1 2 3 4। आपको 4 यहाँ पे नोड नहीं बोलने, यहाँ पे नोड एक ही है क्योंकि नोड वो होता है जिस पे 2 ब्रांच मिलती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस और बैटरी 2 ब्रांच मिल रही है, इट मीन्स एक ही नोड है। अगर आप कहोगे कि यहाँ पे मिल रही है तो बात तो वही होगी, दोनों चीज़ तो सेम ही है, आपको बार बार नहीं बोलना। यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया तो ये फिर से क्या हो गया, एक नोड हो गया। नोड्स पे क्या होता है, 2 या 2 से अधिक ब्रांचेस मिलती हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं, वो हमारा क्या होता है, संधि या नोड होता है। इसके बाद पाश या लूप। पाश या लूप का मीन्स यहाँ पे होता है, मैश बोलते हैं इसको। पाश या लूप का मतलब होता है कि एक क्लोज पाथ हो जाए। यहाँ पे देखो कहीं पे क्लोज पाथ है, इसमें तो कोई क्लोज पाथ नहीं था, बट यहाँ पे क्लोज पाथ है, यहाँ पे एक क्लोज हुआ पड़ा है, इसको हम कहते हैं पार्शियल लूप। तो आपका अगर सर्किट क्लोज हो रहा है, चाहे उसमें बैटरी हो या ना हो, वो डजेंट मैटर, बट अगर वो क्लोज हो रहा है ना, उसका पाथ बंद हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं वो मैश है या लूप है। इसके बाद आते हैं किरचॉफ के नियम पे। ये तो आपको पता ही है, 12th क्लास में आपने डीपली स्टडी की है, वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ये फर्स्ट रूल है जिसको हम कहते हैं KCL। ओके, तो यहाँ पे KCL है ये, या किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं इसको, या करंट लॉ भी बोलते हैं। तो आपको पता ही है इसमें आप क्या लेते थे, अगर करंट आउट हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेते थे, अगर करंट इनवर्ड है तो हम उसको क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे। आउटवर्ड को हम क्या लेते थे, पॉजिटिव, इनवर्ड को हम नेगेटिव। यानी बाहर की तरफ करंट निकल रहा है उसको हम धनात्मक साइन से दिखाते थे, और अंदर की तरफ करंट जा रहा है तो उसको ऋणात्मक साइन से दिखाते थे। तो यहाँ पे डायग्राम है, उसका वर्डिंग में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको पता ही है I1 इसने पॉजिटिव लिया, क्यों लिया, क्योंकि वो, आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला वैसे ही लो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव ले लिया, ये वैसे अंदर की साइड जा रहा है, मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आउटसाइड जा रहा है, मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ। ये भी आउटसाइड जा रहा है, मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ। ये आउटसाइड है, इसका पॉजिटिव ले लेता हूँ, और ये इनवर्ड है, इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। और इनका सम किसके इक्वल होएगा, 0 के इक्वल होएगा। अब आप कहोगे कि सर ये इक्वेशन कुछ और है, ये इक्वेशन कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है, बस साइन का डिफरेंस है। अगर आप पूरी इक्वेशन को साइन चेंज कर दोगे तो ये दोनों सेम ही होंगे, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम के सेम ही है। अब अपने देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का वोल्टा नियम। इसमें आपको पता ही होगा, आपके टीचर ने बताया होगा कि जो एक लूप के अंदर वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो लूप में आपको ध्यान रखना है
कि साइन आपको कैसे लेने हैं। साइन को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि प्लस लें या माइनस लें। तो इसकी सिंपल ट्रिक यही है कि आपको आखिरी साइन देखना है। जैसे यहाँ देखते हैं, हम एक लूप इस तरह से ले रहे हैं, आप इसमें क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप पहले डिसाइड कर लो। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे राउंड कौन सा लेना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इसने क्लॉकवाइज राउंड लिया है। फिर आपको यहाँ पे साइन लगाने पड़ेंगे। बैटरी का आपको पता ही है, जो लार्जर लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो स्मॉलर लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये पॉजिटिव है, तो इस रेजिस्टेंस का ये पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव नहीं लिखा, ये आप पहले डिसाइड कर लो, चाहे गलत हो चाहे सही है, उसका मैटर नहीं करता। मोस्टली हम क्या देखते हैं कि अगर E1 और E2 की वैल्यूज़ हमें नहीं पता तो आप जैसे मर्जी इसको मान सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं तो आप ये देखोगे कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर कौन सा है, जो ग्रेटर है उसके अकॉर्डिंग साइन लेने हैं आपको। तो यहाँ पे E1 के अकॉर्डिंग साइन ले रखे हैं इसने कि ये सारे पॉजिटिव है स्टार्टिंग के, लास्ट वाले पॉइंट क्या नेगेटिव है। अब इसको राइट कैसे करोगे, राइट करने का तरीका ये होगा, आपको आखिरी साइन देखने हैं। अगर आप ऐसे राउंड ले रहे हो इस टाइप से, तो आप ध्यान दो कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो एक तरीके से। तो इसका आखिरी साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, तो आपको ये E1 क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इसके बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव ले रखी है, वो अपने बाद में देख लेंगे। R1 का आखिरी साइन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि हम इधर की तरफ जा रहे हैं। आखिरी साइन नेगेटिव है तो आपको इसको लेना है नेगेटिव। और आपको पता ही है वोल्टेज लिखने के लिए यहाँ पे V1 लिखना पड़ेगा, R मत लिखना, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव V1। इसका आखिरी साइन क्या है, लास्ट साइन क्या है, नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव लिखना है ये भी। इसका लास्ट साइन क्या है, इसका लास्ट साइन है नेगेटिव, क्योंकि हम इस तरह से राउंड ले रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा बस। और ये किसके इक्वल लिख दोगे आप, 0 के इक्वल लिख दोगे। तो ये क्या होता है, किरचॉफ का सेकंड नियम है। अब साइन देख लेते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसकी केयर मत करो, आपको जो वैल्यूज़ दे रखी होंगी वो रख देना। आपको पहले बस यही रखना है ध्यान कि आखिरी साइन लिखना है, आपको लास्ट साइन लिखना है। अगर आप ये ट्रिक ध्यान में रखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब आप कहोगे सर यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है, बस साइन का डिफरेंस है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन में साइन बदल दोगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो एग्जाम में ये नहीं कि अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो ये सही होएगा, ये भी बिल्कुल सही है। बस साइन क्या है आपको बस पता ही है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है कि दोनों इक्वेशन क्या है, सेम ही होती है। साइन का डिफरेंस है वो माइनस से हम इंटू करा के सही कर सकते हैं। बाकी इससे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। तो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक संधि या नोड विश्लेषण, यानी कि नोड और जंक्शन एनालिसिस। तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है, 12th में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें क्या चीज़ है, सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये एक टाइप की थ्योरम है, जैसे किरचॉफ लॉ था उसी का मॉडिफिकेशन है यहाँ पे। किरचॉफ लॉ में हम क्या देखते थे कि रेजिस्टेंस यूज़ करते थे या अपने प्रतिरोध की ज़्यादा बातें करते थे। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो प्रतिरोध होता है, अब उसको बीएससी में हम ज़्यादातर बोलेंगे इम्पीडेंस, यानी कि प्रतिबाधा। प्रतिबाधा बेसिकली क्या होता है, हम उसको डिनोट करते हैं Z से, और Z का जो रेसिप्रोकल होता है या उसका व्युत्क्रम होता है वो क्या होएगा, यहाँ पे Y होएगा, और Y को हम बोलते हैं प्रवेशिता यानी कि एडमिटेंस। आपको ध्यान होगा 12th क्लास में 2 वर्ड थे, एक तो था रो और एक सिग्मा। रो रेजिस्टिविटी थी यानी कि प्रतिरोधकता थी, और जो सिग्मा था वो क्या था, चालकता थी, कंडक्टिविटी थी। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते थे, रेसिप्रोकल होते थे या व्युत्क्रम होते थे। तो इसी तरीके से जो इम्पीडेंस है उसका भी एक व्युत्क्रम होता है, उसका भी एक रेसिप्रोकल होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडमिटेंस यानी कि प्रवेश्यता। तो आपको ध्यान रखना है कि ये करंट कितना एडमिट होएगा या कितना प्रवेश करेगा, उसको डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाई यूज़ करते हैं। तो अगर ये टर्म समझ आ गई है तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही ईजी है समझने के लिए। यहाँ पे देखो y1, y2, y3, y4, y5 लिखे हैं, ये सब क्या है, एडमिटेंस है, प्रवेशिता है।
ठीक है ना, यहाँ पे लिख रखा है मेरा एडमिटेंस, ये वाई होता है। अब आपको क्या करना है, आपको संधि या नोड, इसमें वर्ड देखो नोड लिखा हुआ है संधि, तो यहाँ पे संधि कितनी है, यहाँ पे 2 संधियाँ हैं, ए और बी। संधि क्या होती है, जिसपे 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिल जाए, यानी नोड क्या होता है जिसपे 2 या 2 मोर देन 2 ब्रांचेस कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे 2 संधि है और दोनों पे आपको क्या निकालना है, दोनों पे आपको वोल्टेज निकालनी है। तो मान लेते हैं कि इस पर वोल्टेज क्या है, ई है, और इस पे वोल्टेज क्या है, ई बी है। अब बात करते हैं, आपको पता ही है V किसके इक्वल होता है, आई आर के, ओम्स लॉ यही है। V की जगह हम इस चैप्टर में यूज़ कर रहे हैं E, जो कि गलत है, बट अब चैप्टर यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ पे बीएससी की बुक में ना V को E मानता है। कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना कि V यहाँ पे क्या है, E है, यानी कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। इसके बाद I की जगह तो चलो I है, R की जगह यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, Z यूज़ हो रहा है। अब Z का रेसिप्रोकल क्या होता है, Y होता है। I को अगर सब्जेक्ट हमने रिलेट किया था 12th क्लास से, बीएससी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। V की जगह हम यहाँ पे E राइट कर रहे हैं, R की जगह Z राइट कर रहे हैं, और Z किसके होता है 1/y के। Y यहाँ पे क्या है, एडमिटेंस है, यानी कि प्रवेश्यता है। अब यहाँ से अगर I को अपने सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा I इक्वल्स टू ए वाई। बस आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि I इक्वल्स टू आपको ए वाई राइट करना है। अब E यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि विभवांतर है। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ई ए है, विभव ई ए है, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल एक बार 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि संधि विश्लेषण में आपको ध्यान रखना है कि नीचे की पोटेंशियल का कोई एक संधि या नोड को आप क्या लोगे, 0 मान के चलोगे, तो ही इसकी कैलकुलेशन होगी। तो ये करंट I1 यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है। तो I1 यहाँ से किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल्स टू इन दोनों के बीच वोल्टेज डिफरेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है हमारा E माइनस ई ए। और प्रवेश्यता यानी कि एडमिटेंस यहाँ पे कितना है, Y1 है। तो बस ये चीज़ यहाँ पे राइट कर रखी है इसने। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि I1 इक्वल्स टू E माइनस ई ए Y1। इसी तरीके से I2 के लिए आप क्या राइट करोगे, I2 के लिए देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई ए माइनस ई बी। फिर I5 के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ई बी माइनस 0। फिर I4 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई बी माइनस 0। और I3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई ए माइनस 0। तो यहाँ पे सबके लिए राइट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर आपको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाना है। वो क्या होता है कि ये जो I1 है किसके इक्वल होएगा, I2 प्लस I3 के। I1 किसके इक्वल होएगा, I2 प्लस I3 के, क्योंकि ये करंट के पार्ट्स कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से ये यहाँ पे I2 किसके इक्वल होएगा, I5 प्लस I4 के। तो यहाँ तक आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसकी वैल्यूज रखोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पाश या लूप विश्लेषण। अभी हमने किया था संधि या नोड विश्लेषण, अब देखते हैं मैश और लूप एनालिसिस। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमको करंट है ना, एवरी लूप के लिए सिंगल करंट मानना है। यानी कि ये नहीं कि करंट के पार्ट्स हो गए, वो I1 उधर चला गया, I2 इधर चला गया, ऐसा नहीं मानना। यहाँ पे 3 लूप है तो तीनों के लिए आपको करंट 3 ही लेने हैं, I1 I2 I3। फिर आपको यहाँ पे किरचॉफ का लॉ लगाना है कि यहाँ पे ये E किसके इक्वल है, यहाँ पे करंट जो है वो किस किस से फ्लो हो रहा है, Z1 से, उसके साथ किससे इंटू होएगा, I1 का। इससे आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, यानी कि विभवांतर मिल जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पे इस Z3 में करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1 भी हो रहा है पर I2 भी हो रहा है, पर दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। ये अप टू डाउन है, ये डाउन टू अप होएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या रखना है,
3 इंटू I1 माइनस I2। ध्यान रखना, करंट अगर अप से डाउन हो रहा है तो आपको पॉजिटिव लेना है, और डाउन से अप आ रहा है तो आपको नेगेटिव लेना है। मैं आपको लिख देता हूँ, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो पॉजिटिव ले लेना, ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव ले लेना, अगर आप राइट साइड में जा रहे हो तो पॉजिटिव ले लेना, लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो नेगेटिव ले लेना। करंट की ये स्टोरी रखनी है आपको। तो I1 आपका पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि अप से डाउन था। I2 आपका नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो डाउन से अप था। इस तरह आगे देखते हैं। अब इसमें और तो कुछ नहीं है, एक E है, E के लिए साइन कौन सा लोगे आप इसके लिए साइन लोगे पॉजिटिव, लेकिन इसने उल्टा ले रखा तो हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि आपको साइन कौन सा लेना होता है? लास्ट वाला। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको कराता तो कैसे कराता? इसका लास्ट साइन क्या है? माइनस है, तो मैं यहाँ माइनस लिखता। इसका लास्ट साइन क्या है? माइनस है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखता। और इसका लास्ट साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखता। बट मैंने यहाँ पे राइट किया अपने अकॉर्डिंग साइन, और ये किसका सम किसके कहलाता है? 0 के। और बुक वाले ने क्या किया है? सबके साइन चेंज कर दिए हैं। वो तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको माइनस से इंटू कराना है, तो पूरी इक्वेशन में साइन आप चेंज कर सकते हो, तो ये रिजल्ट आएगा। सेम आपको किस में करना है? ये सेकेंड लूप में करना है, और ये थर्ड लूप में भी वर्क करना है आपको। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ बताए तो आपको Z2 का देखते हैं, Z5 में देखते हैं। Z5 में इधर देखो करंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि करंट इस तरफ जा रहा है। और Z4 में करंट देखो, अगर अप से डाउन हो रहे तो I2 आपको पॉजिटिव लेना है, और डाउन से अप जा रहे तो आपको I3 नेगेटिव लेना है। या फिर आप किरचॉफ के लॉ को ध्यान में रख सकते हो साइन के लिए। तो इस टाइप से लूप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये आपको इक्वेशंस मिल जाएगी। जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो आप वैल्यू रख देना, और ये सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल आपको नोड एनालिसिस और लूप एनालिसिस कैसे लगाते हैं ये समझ आना चाहिए। तो आप इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप।